दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नॉन पॉपुलर जंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बिना कश्मीर ना तो भारत का हिस्सा बन पाता और ना ही हम कह पाते कि कश्मीर हमारे भारत का मुकुट है। तो आइए आज के इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के लिए हुई इसी लड़ाई के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ बंटवारे ने कुछ रियासतों को अस्त व्यस्त भी कर दिया था। यूं तो आजादी के समय देश में 560 के करीब समथिंग रियासतें थी जिनके स्वतंत्र राजा हुआ करते थे, पर भारत के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़ी ही चतुराई से सभी रियासतों का भारत में विलय करा लिया था, सिवाय जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के। जूनागढ़ और हैदराबाद भारत के बीच की दो ऐसी रियासतें थी जिनका भौगोलिक दृष्टि से और कहीं भी जुड़ना सही नहीं था, पर फिर भी जूनागढ़ का सरदार महावत खान पाकिस्तान में विलय होना चाहता था, लेकिन वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी, जिसके चलते लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जनता संग्रह कराया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि रियासत के लोग भारत में ही विलय होना चाहते हैं। तो ऐसे में जूनागढ़ भारत में विलय हो गया और महावत खान पाकिस्तान में जाकर बस गया। कुछ ऐसा ही हैदराबाद में भी हुआ था, क्योंकि वहां का शासक भी मुस्लिम था लेकिन अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। तो इस प्रकार वहां सैन्य कार्यवाही के कारण हैदराबाद को भारत में विलय होना पड़ा। अब असली समस्या थी कश्मीर की, जो भारत और पाकिस्तान दोनों से ही जुड़ा हुआ था। यही वजह रही थी कि आजादी की घोषणा के बाद ही 3 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को पत्र लिखा था कि वे कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बनाएं, जिसमें कश्मीर का ही हित होगा। दोस्तों, कश्मीर के साथ एक स्थिति यह भी थी कि वहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और शासक हिंदू, जो कि उस टाइम राजा हरि सिंह थे। उस टाइम के कश्मीरी लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत में ही विलय करने की आवाज उठाई, जिसके चलते राजा हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया। इस सब के पीछे केवल एक ही वजह थी, और वो यह कि राजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान किसी भी देश से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ जाते तो वहां हिंदू शासक के रूप में स्वयं को बड़ा ही असहज महसूस करते और उनके वंशजों की भी यह एक तरीके से हार होती। साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी यह सही निर्णय नहीं होता। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित, लद्दाख के बौद्ध आदि ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग थे जिनके मन में भय समाया हुआ था। यह समस्या केवल अल्पसंख्यकों के साथ ही नहीं थी, बल्कि बहुसंख्यकों के साथ भी थी, क्योंकि घाटी के बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से जातीय तथा भाषा की दृष्टि से अलग थे। वहीं दूसरी ओर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते वे भारत में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। इस तरह उन्होंने स्टैंड स्टिल अलोन का एग्रीमेंट बनाया, जिसके तहत वे भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होंगे, बल्कि स्वतंत्र रहेंगे, जिस प्रकार यूरोप से स्विट्जरलैंड एक स्वतंत्र रियासत है। इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान ने तो साइन कर दिए, पर भारत इसके लिए राजी नहीं हुआ। साथ ही राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन राजा का कोई भी प्रतिनिधि दिल्ली नहीं गया। साथ ही पाकिस्तान से जिन्ना ने भी एक सचिव को राजा के पास विलय के लिए मनाने को भेजा, लेकिन वे नहीं माने। इतना सब होने के बाद अंत में 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर के राजा को एक धमकी भरा पत्र लिखा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में नाकाम रहता है तो भविष्य में एक गंभीर संकट उनका इंतजार कर रहा है। इससे महाराजा चौकन्ने हो गए और उनका भारत की ओर झुकाव भी बढ़ने लगा। शेख अब्दुल्ला को भी रिहा कर दिया गया। नेहरू जी से भी शेख अब्दुल्ला की नजदीकियां बढ़ने लगी। इन सब के चलते पाकिस्तान को लगने लगा कि जल्द ही कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। तो फिर 24 अक्टूबर 1947 को सुबह से ही पाकिस्तान ने हजारों कबालियों को कश्मीर में घुसपैठ करवा दिया। इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से कबालियों को इकट्ठा किया और आधुनिक हथियारों से लैस करीब 2000 लड़ाके मुजफ्फराबाद पहुंच गए। उन्होंने इन्हें ऑपरेशन गुलमार्ग का नाम दिया। 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ चुके थे। अभी तक भारतीय सेना यहां पर नहीं पहुंची थी, जिसके चलते इन कबालियों ने बारामूला में बहुत आतंक मचाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम वहां पर 11,000 के लगभग हत्याएं भी हुई थी। उधर कश्मीर में भी कुछ लोगों ने भारत में विलय का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके चलते नेहरू जी ने कहा कि अगर जनता का साथ नहीं मिलेगा तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। तब शेख अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया कि कश्मीर के लोग वास्तव में भारत में ही विलय होना चाहते हैं।
जिसके चलते यहाँ से कुछ भारतीय सैनिकों का एक हेलीकॉप्टर भी कश्मीर में पहुंच जाता है, लेकिन टेक ऑफ करने के लिए इंतजार करता है और बिना कब्जे वाली जगह का ऑर्डर आते ही कप्तान दीवान रंजीत राय प्लेन को टेक ऑफ कर देते हैं और पहली बार 15 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी कश्मीर पर कदम रखती है। उधर हरि सिंह महल छोड़कर 25 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू स्थित महल में जा चुके थे। भारतीय जवानों की टुकड़ी को बताया गया कि उन्हें कश्मीर में कुछ अलगाववादियों से लड़ना है, पर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वहां कुछ लोग नहीं बल्कि लड़ने के लिए एक भारी फौज खड़ी थी जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट से जंग लड़ने आई थी। अगर बात करें कश्मीरी फोर्स की, तो कश्मीर स्टेट फोर्स के पास नाम के केवल 4 ब्रिगेडियर ही संभालने को थी और उनका भारत के साथ कनेक्शन केवल रावलपिंडी से ही जुड़ा हुआ था। इन सब असावधानियों के चलते बहुत देर हो चुकी थी और कश्मीरी लड़ाकों ने भारत को कश्मीर से जोड़ने वाले सभी रास्ते बंद करके रख दिए थे। यहाँ तक कि कश्मीर और पाकिस्तान के साथ चलने वाली रेल को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इस ट्रेन के बंद होने से जल्द ही कश्मीर में खाने पीने के सामानों की समस्या बनने वाली थी और यही वे लड़ाके चाहते थे, जिससे कश्मीरी लोग भूख की समस्या से गुस्से में आ जाएं और भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। हालांकि कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। इतना सब होने के बाद पाकिस्तानी फौज को लगा कि वो काफी मजबूत स्थिति में आ चुके हैं और उन्होंने अपना कंट्रोल हर जगह स्टैब्लिश कर लिया है। तो ऐसे में अब वे कश्मीर के हिस्सों पर कब्जा करने की योजना बनाने लगते हैं, जिसके लिए उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। और तारीख होती है 21 अक्टूबर 1947 की, जब उन्होंने कश्मीर की स्टेट फोर्स की हेल्प से झेलम नदी के पुल को अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने यहाँ पर न केवल पुल को अपने कब्जे में कर लिया, बल्कि आसपास के इलाकों में भारी लूटपाट भी की। यहाँ तक कि पूरे इलाके में आग भी लगा दी थी, जिससे कि कश्मीर में वे पाकिस्तान जैसी दहशत फैलाने लगे थे। अब इन लड़ाकों की श्रीनगर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी बची थी। इसको तय करने के बाद वे बारामूला पहुंचने वाले थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय सेना को कुछ समय मिल गया, जिससे उन्होंने अपनी फौज में भी बढ़त की और पाकिस्तानी फौज को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। हुआ यूं था कि बारामूला के रास्ते से जाते हुए उन्होंने मकमूल शेरवानी नाम के एक इंसान से आगे जाने का रास्ता पूछा, पर शेरवानी समझ चुका था कि ये पाकिस्तानी फौज के आदमी है और वह भारत के सपोर्ट में था। इसलिए उसने लगभग 2 दिन तक पाकिस्तानी फौज को गलत रास्ते पर घुमाया। इन 2 दिनों तक घूमते घूमते फौज को ऐसा समझ आने लगा कि शेरवानी कुछ तो गलत कर रहा है, और जिसके चलते उन्होंने शेरवानी को पकड़ लिया और फिर जैसे तैसे वे बारामूला तक पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने शेरवानी को एक खंबे से बांधकर उसके शरीर पर 14 गोलियां दाग दी। इस तरह शेरवानी जी की जो कुर्बानी थी, उसने भारतीय सेना को 2 दिन का समय दे दिया था और यह समय सेना के लिए काफी था। जिसके बाद पहली लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पाकिस्तानी फौज की स्थिति काफी अच्छी थी। इस सबको देखते हुए भारतीय सेना ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सेना के साथ एक मशीन गन कंपनी को भेज दिया और फिर सेना को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। एक टुकड़ी श्रीनगर में वहां की सुरक्षा के लिए रुकी और दूसरा हिस्सा बारामूला की तरफ बढ़ा। फिर टाइम आया 7 नवंबर का। उस दिन एक भारी मुठभेड़ हुई और उनके कुल 427 कवालियों को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया, जिसके बाद बारामूला पर झंडा फहराते हुए कश्मीर के मुख्य भागों से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया। इन सबके बीच मौसम परिवर्तन भी बहुत तेजी से हो रहा था और नवंबर में ठंड अधिक बढ़ जाने से युद्ध पर विराम सा लग गया। पर तब तक काफी मात्रा में भारतीय सैनिकों ने कश्मीर के बहुत से हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था, पर अब भी अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर पाकिस्तान अपना कब्जा जमाए हुए था, जैसे कि लेह, कारगिल, सकरदू। यहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय सैनिकों को जोजिला दर्रे की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ रही थी। ऐसे में दिक्कत यह हो रही थी कि सैनिकों के ऊपर पहुँचने से पहले या पहुँचते ही पाकिस्तानी सेना उन पर फायरिंग कर देती, जिससे पहुँचना मुश्किल सा हो जा रहा था। इसलिए भारतीय सेना ने अब वो तरीका अपनाया जिसकी पाकिस्तानी सेना को उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने अपने सारे टैंक्स के पार्ट्स को रीअसेंबल करके अपने साथ ले जाकर चढ़ाई शुरू की और फिर वो जैसे ही ऊंचाई पर पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से टैंक्स के सारे पार्ट्स को जोड़कर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया। सेना उस टाइम टैंक के हमले के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी ऊंचाई पर ऐसे भारी और बड़े हथियार लाना संभव नहीं है। इन सब के बाद भारतीय सेना ने ऊंचाई वाली जगहों पर भी कब्जा कर लिया और वहां भी भारतीय झंडा फहरा दिया। इसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और जो जहां था वहीं रुक गया। फिर 4 जनवरी 1949 को यूनाइटेड स्टेट ने तय किया कि पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ देना चाहिए और ऐसा ही हुआ।
तो इस तरह भारतीय सेना ने कश्मीर को बचा लिया और भारत का हिस्सा बना रहने दिया। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।